नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस टॉपिक यानी सामाजिक जनांकिकी टॉपिक आप लोगों की भारी मांग थी कि मैम इसको पढ़ाइए और इसी के साथ एमसीक्यूज भी कराइए, तो मैं इसको आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से तैयार करके बच्चों प्रेजेंट कर रही हूँ, जिससे आप लोगों की बहुत मदद मिलेगी। चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक से बाहर नहीं होगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना और एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है। मैं एमसीक्यूज के साथ इस टॉपिक को आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। सामाजिक जनांकिकी होती क्या है, जिसे हम सोशल डेमोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों सामाजिक जनांकिकी एक क्या है, पृथक विज्ञान है। क्या है? पृथक विज्ञान है। सामाजिक जनांकिकी एक पृथक विज्ञान है, जबकि सामाजिक जनांकिकी समाजशास्त्र की एक शाखा है। जनांकिकी एक पृथक विज्ञान है, जबकि सामाजिक जनांकिकी समाजशास्त्र की एक शाखा है। जनांकिकी जनसंख्या का एक क्या होता है, गणितीय निरूपण व अध्ययन करने वाला एक विज्ञान भी होता है बच्चों, जिसमें जनसंख्या एक व्यापक अवधारणा है। इसकी क्या है, सामाजिक जनांकिकी का मुख्य रूप क्या होता है कि जनसंख्या उसका एक व्यापक अवधारणा माना जाता है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या व प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक जनांकिकी के अंतर्गत। जबकि जनांकिकी में जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है। यहाँ आपको अंतर अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा बच्चों कि जनांकिकी में जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है, और जबकि सामाजिक जनांकिकी में क्या पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है, यानी जनसंख्या पर आधारित। तो बच्चों समझ में आ गया। वही जनांकिकी शब्द बच्चों डेमोग्राफी शब्द से बना है। इसे डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है बच्चों जनांकिकी शब्द, जो ग्रीक भाषा से संबंधित है। जनांकिकी यानी डेमोग्राफी भाषा किस भाषा से है? ग्रीक भाषा से संबंधित है। जैसे डेमो प्लस ग्राफी, डेमो प्लस ग्राफी। डेमो का अर्थ क्या होता है? जनता, और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। तो जनता के बारे में लिखना समझना ही क्या कहलाता है? डेमोग्राफी यानी जनांकिकी कहलाता बच्चों। अर्थात जनता के विषय में लिखना, जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम जनांकिकी कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया बच्चों? फ्रांसीसी लेखक आसिले गुइलार्ड ने। किसने किया? सबसे पहले यहां से प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का फ्रांसीसी लेखक किसने किया था? प्रयोग इसका बच्चों इस शब्द का तो आसिले गुइलार्ड ने किया था 1855 में। कब? 1855 में किया था। इंपॉर्टेंट तथ्य है। वहीं सन 1862 में जॉन ग्रांट के द्वारा इसके अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जॉन ग्रांट के द्वारा शुरुआत की गई बच्चों। लेकिन माल्थस को जनांकिकी का जनक माना जाता है। तो माल्थस को जनांकिकी का जनक माना जाता है, लेकिन शुरुआत किसके द्वारा हुई? इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों यहाँ से, क्योंकि हमारा सोशियोलॉजी है जिसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस सारे इंपॉर्टेंट को, सारे तथ्यों को याद रखिए। जॉन ग्रांट को और सन इनका है 1862 है। वहीं आसिले गुइलार्ड है, उनका भी याद रखिएगा। वहीं थॉमसन एवं लेविस जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम 1956 में इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने क्या दिया है कि कहें कि जनांकिकी के अध्ययन में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने, थॉमसन एवं लेविस ने, इन्होंने कहा जनसंख्या का आकार। इनका कहना है कि जनसंख्या के आकार पर जनसंख्या का आकार दिया है। जनसंख्या की संरचना भी इसी में आएगी बच्चों। हम सारे पॉइंट पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जनसंख्या का आकार में इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी समूह के जनसंख्या के, इस बात को याद रखना, जब प्रश्न पूछेगा तो वहां से पूछ सकता है कि ये किस साइज में आएगा, किस आकार की बात कही जा रही है। तो इस बात को ध्यान जरूर रखना बच्चों, किसी समूह के जनसंख्या के आकार क्या है, अर्थात इसमें कितने व्यक्ति हैं तथा इस समूह के आकार में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो गया जनसंख्या का आकार। इस तरह से जब प्रश्न पूछेगा तो आपको नो डाउट आंसर देना रहेगा। जनसंख्या के आकार के अंतर्गत इस तरह के परिवर्तन होता है। अब आइए सेकंड नंबर है जनसंख्या की संरचना।
जनसंख्या की संरचना किस तरह से होती है बच्चा? इसमें होती है, इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी समूह विशिष्ट की संरचना का स्वरूप का है और इसमें किस तरह के व्यक्ति रहते हैं और वे अन्य समूहों के व्यक्तियों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है ताकि इस जनसंख्या की संरचना से आए हुए प्रश्न हम लोग आराम से आंसर दे सके। अब आइए देखते हैं अगले पॉइंट में, जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसके अंतर्गत बच्चों इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के वितरण अथवा फैलाव का स्वरूप क्या है और इस वितरण में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के कारण क्या है, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ जनांकिकी की जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और जैविकी स्थिति का अध्ययन किया जाता बच्चों जनसंख्या के वितरण में। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही पहलुओं का विश्लेषण किया जाता बच्चों। इसके अंतर्गत जनांकिकी को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया बच्चों। कितने भागों में? जनांकिकी को अध्ययन की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनांकिकी को अध्ययन के दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। वह कौन है? जनसंख्या का आकार पहले नंबर पर आएगा बच्चों। जनसंख्या का आकार, इसको देखते चलते हैं, फिर क्रम से हम नंबरिंग करते चलेंगे। जनसंख्या के आकार में अगर देखा जाए तो एक समय व स्थान, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि एक समय व स्थान विशेष में रहने वाली जब समुदाय की संपूर्ण संख्या को उस स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार कहा जाता है। जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं बच्चों? तो जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक बहुत माने गए हैं, जिसमें है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास देशांतरण बच्चों मुख्य माना गया है। प्रवास कितने तरह के होते हैं? तो आइए देखते हैं। प्रवास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है बच्चों। मुख्यतः 2 प्रकार का प्रवास होता है। पहला है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है बच्चों? इमिग्रेशन क्या होता है उत्प्रवास बच्चों? जब स्वदेश छोड़कर, यहां से प्रश्न बनेगा बच्चों, उत्प्रवास क्या होता है? जब स्वदेश छोड़कर यानी अपना देश छोड़कर व्यक्ति बाहर जाता है यानी दूसरे देश जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रवास कहेंगे। अप्रवास किसे कहते हैं बच्चों? इमिग्रेशन में क्या होता है? अप्रवास में जब कोई बाहर का व्यक्ति यानी जो बाहरी विदेश का व्यक्ति हमारे देश यानी अपने भारत और अमेरिका समझ लीजिए, जब अमेरिका का व्यक्ति अपने देश में, जब यानी कोई बाहर का व्यक्ति स्वदेश आता है, अपने देश आता है, अमेरिका गया हुआ व्यक्ति जब अपने स्वदेश आता है, अपने भारत में आता है तो उसे ही हम अप्रवास कहते हैं यानी अप्रवास कहा जाता बच्चों। इमिग्रेशन इसी को कहते हैं। उसी तरह बच्चों एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को आउट इमिग्रेशन, जबकि यहाँ बात को ध्यान देखिएगा बच्चों शब्दों को, जैसे जब हम एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को आउटोमिग्रेशन, जबकि एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने को इनिग्रेशन कहते हैं बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वहीं प्रवास के भेद कितने बताए गए हैं? तो प्रवास के 2 भेद बताए गए बच्चों। प्रवास के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है और दूसरा आपको आंतरिक प्रवास होता है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को समझते चलिए। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले प्रवास को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। वहीं आंतरिक प्रवास बच्चों क्या होता है? आंतरिक प्रवास एक ही राष्ट्र के अंदर होने वाले प्रवास को यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाना, वो आंतरिक प्रवास होगा बच्चों। तो इस तरह से एक ही राष्ट्र के अंदर होने वाले प्रवास को हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। यह प्रवास कितने प्रकार का होता है? यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों। यह प्रवास आंतरिक प्रवास 4 प्रकार का होता है। पहला है गांव शहर प्रवास। गांव शहर प्रवास यानी गांव से शहर की ओर प्रवास के मुख्य 2 कारण हैं, आकर्षक कारक
आकर्षक कारक क्या होता है? पुल फैक्टर। पुल फैक्टर्स में इसे सकारात्मक कारक भी कह सकते हैं। आकर्षक कारक को क्या कह सकते हैं? सकारात्मक कारक भी हम कह सकते हैं। यह स्वेच्छा से होता है, यानी अपनी इच्छा से होता है। जहां आकर्षण का तत्व अधिक होता है वहां प्रवास अधिक चयनित होता है। यानी जिस शहर में हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हमको देखने, सुनने और समझने लायक की बातें बहुत आकर्षित करती हैं, तो उसी को हम स्वेच्छा से कहते हैं बच्चों। जो प्रवास चयनित यानी अधिक चयनित होता है, इस तरह का स्थान तो हो गया आकर्षक कारक। वही होता दूसरा है प्रत्याकर्षक कारक यानी पुश फैक्टर। इसे नकारात्मक कारक भी कहते हैं। पुश फैक्टर यानी प्रत्याकर्षक कारक क्या होता है? नकारात्मक कारक भी कहा जाता है इसको। इसमें प्रवास के लिए दबाव होता है। जहां पर प्रवास के पुश का तत्व बहुत सुदृढ़ होता है वहां प्रवास कम चयनित होता बच्चों। जैसे जीएस अरोड़ा ने पुश के लिए निम्न कारकों को उत्तरदायी माना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जीएस अरोड़ा ने किन कारकों को उत्तरदायी माना है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि भूमि पर जनसंख्या का उच्च दबाव, इनके अनुसार जीएस अरोड़ा के अनुसार पुश का कारक संयुक्त परिवार का विघटन और अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियां जो कि लोगों की आर्थिक एवं भौतिक असुरक्षा का कारण बनती है। ये सब है उनके अनुसार बच्चों, अरोड़ा के अनुसार। वहीं ग्राम नगर प्रवास क्या होता है? तो ग्राम नगर प्रवास बच्चों जब जनसंख्या की दृष्टि से गौण स्थान पर है तथापि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ग्राम नगर प्रवास बच्चों क्या होता है? यह जनसंख्या की दृष्टि से गौण स्थान पर है लेकिन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अब वहीं देखिए अगला है गांव से गांव प्रवास। एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास किस आधार पर होता बच्चों? इस प्रकार के प्रवास में क्या होता है कि औरतें अधिक प्रवासित होती हैं। इसमें गांव से गांव प्रवास में औरतें अधिक सम्मिलित होती है बच्चों, क्योंकि इसमें विवाह परंपरा जो दिखाई जाती है, तो विवाह में इस गांव से उस गांव की प्रवास को ही, इसमें गांव से गांव की प्रक्रिया ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें मुख्य कारण क्या होता है? पुरुष इसमें क्या करता है कि पुरुष भी कार्य के लिए इस प्रकार का प्रवास करता है। सर्वाधिक संख्या ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास की होती है बच्चों। सर्वाधिक जनसंख्या क्या होती है? संख्या ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास करती है। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करना, क्योंकि हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ज्यादा होती है, इसलिए इस एक गांव से दूसरे गांव में जाकर अपना काम, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अब आइए देखते हैं सेकंड नंबर है शहर से गांव प्रवास। शहर से गांव प्रवास इसमें क्या होता है बच्चों? गांव में कृषि कार्य के समय, शहर से गांव यानी जब कृषि करने का काम आता है, जैसे हमारे यहाँ धान की कटाई, रुपाई, गेहूं की कटाई, दवाई होता है, तो उस समय होता है ना शहर से गांव। जो मजदूर गांव से शहर आए हुए होते हैं उस समय वो भागकर कहाँ जाते हैं? गांव में जाते हैं। किस लिए? कृषि कार्य के समय या महामारी, जैसे हमारा कोरोना आया था तो सभी लोग गाँव भागे थे ना, वही इसका मेन उदाहरण बच्चों है। तो एक गांव में कृषि कार्य के समय या महामारी या संकट के समय यह प्रवास ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों, जो कि हम लोगों ने कोरोना में देखा। इसे ही बैक इमिग्रेशन और रिवर्स फ्लो भी कहते हैं बच्चों, रिवर्स फ्लो भी कहते हैं। वहीं है शहर से शहर प्रवास। शहर से शहर प्रवास क्या होता है बच्चों? इसमें इस प्रकार का प्रवास नौकरी पेशा के लोगों के स्थानांतरण के कारण, यानी स्थानांतरण में यानी आपको इस जगह से उस जगह भेज दिया जाता है। जैसे सरकारी ऑफिस का होता है ना, इनका स्थानांतरण हो गया, यहाँ से वहाँ चले गए, एसडीएम साहब का स्थानांतरण हो गया, वहाँ से वहाँ गए हो, तो स्थानांतरण के कारण अथवा काम की तलाश में होता है। शहरी लड़कियों का विवाह इसी कारण होता बच्चों, अपने स्थान को अपने प्रवास करती है, शहर से गांव, गांव से शहर। वहीं प्रोफेसर लिपले के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा प्रवास के बारे में? उन्होंने कहा है प्रवास में दो उप व्यवस्थाएं निहित होती हैं। किसका कहना है? प्रोफेसर लिपले का। इन्होंने कहा कि प्रवास में दो उप व्यवस्थाएं निहित होती हैं। ये कौन कौन से? डोनर सब सिस्टम, इनके अनुसार, लिपले के अनुसार डोनर सब सिस्टम तथा रिसिपिएंट सब सिस्टम। रिसिपिएंट सब सिस्टम ये लिपले के अनुसार है बच्चों। डोनर सब सिस्टम क्या होता है बच्चों? डोनर सब सिस्टम वह है जो कि प्रवासियों का मूल स्थान होता है, अर्थात जहां से प्रवासी
गमन करता यानी निकलता है, जाता है, तथा रिसिपिएंट सबसिस्टम वह है जहाँ प्रवासी जाकर काम करता है यानी रहता है। अब जैसे हम अपने गांव से निकलते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो जहाँ से निकलते हैं उसको हम डोनर सिस्टम कहेंगे, और जहाँ जाकर बसते हैं, दिल्ली मुंबई जाकर बसते हैं, तो रिसिपिएंट सिस्टम कहेंगे बच्चों। वहीं किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? किंग्सले डेविस ने प्रवास के निम्न प्रकारों का उल्लेख किया है। और किन प्रकारों का उल्लेख किया बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे विजय, स्थानच्युत, बेगार, ये सब क्या है? किंग्सले डेविस के अनुसार इन्होंने प्रवास के नियम बताए हैं और स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रवास इन्होंने बताया है, ये किंग्सले डेविस के अनुसार बच्चों। वहीं फेयर चाइल्ड ने क्या कहा है? फेयर चाइल्ड ने के अनुसार प्रवास के प्रकार इस प्रकार है। इन्होंने कितना बताया बच्चों? फेयर चाइल्ड ने इन्होंने कहा आक्रमण, विजय, औपनिवेशीकरण और अप्रवास, ये फेयर चाइल्ड के अनुसार प्रवास के प्रकार है बच्चों, इसको याद रखिएगा। वहीं पीटरसन ने 5 प्रकार के प्रवास बताए। किसने? पीटरसन ने। इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको याद रखिए। पीटरसन ने 5 प्रकार के प्रवास बताए हैं। जैसे 5 प्रकार में है आदिम प्रवास, दबावपूर्ण प्रवास, स्वेच्छावश प्रवास, स्वतंत्र प्रवास, सामूहिक प्रवास। 5 प्रकार के इन्होंने बताया है पीटरसन ने। ये 5 आपके प्रवास हो गए उनके ही हिसाब से। अब आइए देखते हैं कम दूरी वाला प्रवास और लंबी दूरी वाला प्रवास। कम दूरी वाला प्रवास और लंबी दूरी वाला प्रवास बच्चों, ये जकारिया ने बताया। किसने बताया? जकारिया ने। कम दूरी वाला प्रवास और लंबी दूरी वाला प्रवास। जकारिया ने दूरी के आधार पर 2 प्रकार के प्रवास बताए हैं, तो कम दूरी वाला और लंबी दूरी वाला प्रवास बच्चों जकारिया के अनुसार। अगर जकारिया के अनुसार पूछता है तो इन्होंने 2 प्रकार का बताया है, कम दूरी वाला का प्रवास और लंबी दूरी का प्रवास बच्चों। इस बात को इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं प्रवास क्या होता है बच्चों। प्रवास स्वैच्छिक होता है और अनैच्छिक भी होता है, परिस्थितियों के अनुसार होता है बच्चों, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। इन दोनों ही प्रकार का हो सकता है प्रवास। अनैच्छिक प्रवास वह होता है जो कि दबाव में आकर किया जाता है। अनैच्छिक प्रवास दबाव में आकर किया जाता है, अर्थात जिसमें राजनीतिक अथवा सामाजिक अभिकरण एक व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो भारत पाक विभाजन के समय लाखों लोगों की अनिच्छावश अपना मूल स्थान त्यागना पड़ा था बच्चों। यहाँ सांप्रदायिक भावना ने इस प्रकार के प्रवास में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरी वह स्वैच्छिक प्रवास क्या होता है बच्चों? तो स्वैच्छिक प्रवास में एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से प्रवास करता है। ब्रायन एम ड्यूटाइट ने स्वैच्छिक एवं दबाव युक्त प्रवास में भेद किया। किसने? ब्रायन एम ड्यूटाइट ने। ब्रायन एन ड्यूटाइट ने स्वैच्छिक एवं दबाव युक्त प्रवास में भेद किया है। प्रवास के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत समाजशास्त्रीय धरातल पर स्पष्ट देखने को मिलता बच्चों। रेवेनस्टीन का प्रवास सिद्धांत। रेवेनस्टीन का प्रवास सिद्धांत क्या होता बच्चों? और वहीं सेकंड नंबर है गुरुत्व मॉडल सिद्धांत, यानी रायली का है बच्चों। ये रेवेनस्टीन का प्रवास सिद्धांत है। गुरुत्व मॉडल सिद्धांत रायली का है बच्चों, रायली का। और न्यूनतम प्रवास सिद्धांत है जिफ का। किसका है? जिफ का है। प्रवास के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत समाजशास्त्रीय धरातल पर स्पष्ट देखने को मिलता है बच्चों। ये इन समाजशास्त्रियों के सिद्धांत है। रेवेनस्टीन का प्रवास सिद्धांत है। गुरुत्व मॉडल सिद्धांत किसका है? रायली का है। और न्यूनतम प्रवास सिद्धांत है जिफ का। किसका है? जिफ का है। वहीं अब आगे देखते हैं अंतरालयी अवसर मॉडल सिद्धांत किसका है? स्टाउफर का। किसका है? स्टाउफर का बच्चों है। वहीं गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसका है? तो जेलेंस्की का है। किसका है? जेलेंस्की का सिद्धांत बच्चों। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा और पूछा जाएगा, इसलिए सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देते हैं महत्वपूर्ण प्रवासकर्ता या भ्रमणकर्ता में अंतर क्या। प्रवासकर्ता यानी माइग्रेंट और भ्रमणकर्ता है टूरिस्ट। इसमें अंतर क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इसको जानना। प्रवास का तात्पर्य स्थान परिवर्तन से होता है। जब एक व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लगता है उसे प्रवास, तो उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। यह अस्थायी
व अस्थायी दोनों ही हो सकता है बच्चों। प्रवास, प्रवासी व भ्रमणकर्ता यानी पर्यटक में अंतर होता है। पर्यटक क्या करता है बच्चों? पर्यटक नवीन स्थान पर जाकर कुछ समय पश्चात पुनः अपने मूल स्थान या अपने देश, अपने घर लौटकर आ जाता है। पर्यटक बच्चों भ्रमणकर्ता। जबकि एक प्रवासी क्या करता है? जबकि एक प्रवासी दीर्घकाल अथवा अस्थायी रूप से नवीन स्थान में यानी नए स्थान पर जाकर बस भी सकता है, बस जाता है। जहां एक और पर्यटक किसी स्थान को देखने के लिए कौतूहल अथवा जिज्ञासावश वहां जाता है पर्यटक, वहीं प्रवासी क्यों जाता है? वहीं प्रवासी एक अथवा अनेक कारणों के कारण फलस्वरूप प्रवास करता है, जैसे व्यवसाय के कारण, शिक्षा के कारण, चिकित्सा के कारण, सुरक्षा आदि के कारण ही यह प्रवासी एक प्रवास करता है बच्चों। इसके फलस्वरूप प्रवास करता है। प्रवास क्या होता है बच्चों? प्रवास सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से भी हो सकता है। मेन कारण भी यही है, सामाजिक और आर्थिक कारण है जिसकी वजह से प्रवास लोग करते हैं। अथवा उच्च आकांक्षा वश भी हो सकता है, जिसमें पर्यटक होते हैं उच्च आकांक्षा वश, यानी वहां जाकर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वहां बसूंगा, वहां रहूंगा, वहां अपना घर बनाऊंगी। जबकि पर्यटक होता है स्वेच्छा से अपनी यात्रा पूर्ण करता है। ये होता है अंतर बच्चों। इसमें प्रवासकर्ता और भ्रमणकर्ता यानी माइग्रेंट और टूरिस्ट में अंतर होता बच्चों। अब वो आइए देखते हैं, सेकंड नंबर है जनसंख्या की संरचना का या गठन। जनसंख्या की संरचना या गठन क्या होता बच्चों? इसमें अगर देखा जाए तो जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की सभी जनांकीय विशेषताओं को स्पष्ट यानी जनांकीय विशेषताओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। दो स्थानों की जनसंख्या का आकार समान होने पर भी उसमें आयु, लिंग, जाति, धर्म तथा निवास आदि के आधार पर भिन्नता हो सकती बच्चों। यहाँ भिन्नता यानी अलग अलग हो सकता है। वहीं जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से ही इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि एक समाज किन आधारों पर दूसरे से भिन्न है अथवा उसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य समाजों में नहीं पाई जाती है। जहां जनसंख्या का आकार जनसंख्या का समष्टिगत यानी मैक्रो यानी चित्र प्रस्तुत करता है, मैक्रो प्रस्तुत करता है, चित्र प्रस्तुत करता है, वहीं जनसंख्या संरचना का अध्ययन उसका व्यष्टिगत यानी मिक्रो चित्र प्रस्तुत करता है। जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन है बच्चों? निम्न प्रकार के हैं, जैसे आयु संरचना, लिंग संरचना, आयु संरचना, लिंग संरचना, कार्यशील जनसंख्या। जो कार्यशील जनसंख्या का समय क्या दिया जाता है? 15 से 59 वर्ष माना गया बच्चों। कार्यशील जनसंख्या का समय वर्ष जो है आयु क्या है? 15 से 59 वर्ष माना गया है। वहीं वैवाहिक स्तर है इसका कारण, शैक्षणिक स्तर भी होगा बच्चों, शैक्षणिक स्तर होगा, धर्मानुसार वितरण भी होगा बच्चों, धर्मानुसार वितरण भी होता है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि आय व लिंग के आधार पर होना चाहिए, आय व लिंग के आधार होना चाहिए बच्चों। आधार पर ही क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड बनाया जाता है। जनसंख्या पिरामिड कैसे बनाया जाता है बच्चों? इस पॉइंट को याद रखना है। जनसंख्या पिरामिड आय और लिंग के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बनाया जाता है बच्चों, आय और लिंग के आधार पर, इसको याद रखिएगा। अब आइए देखिए जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। आय और लिंग के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बनता है बच्चों। तो आय और जनसंख्या पिरामिड होता क्या है, आइए जानते हैं। जनसंख्या पिरामिड में पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या बच्चों? जनसंख्या पिरामिड आय व लिंग संरचना का सम्मिश्रण, जिसमें जनसंख्या को लिंगानुसार स्त्री पुरुषों में विभक्त कर लिया जाता है। फिर स्त्रियों व पुरुषों की जनसंख्या को अपने अपने आयु वर्गों में बांट दिया जाता है। यह पिरामिड बनने का तरीका बच्चों। पिरामिड इसी तरह तैयार किया जाता है। आयु लिंग पिरामिड दो प्रकार का होता है बच्चों। वह दो प्रकार है कि निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड और सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड। ये अलग अलग बनता है बच्चों आयु पिरामिड।
उसी तरह निरपेक्ष आयु लिंग पर पिरामिड के अंतर्गत किसको रखा जाता बच्चों? तो निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। इसकी सहायता से जनसंख्या के आकार तथा संरचना की विशेषता को सहजता पूर्वक समझा जा सकता बच्चों निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत। वहीं सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड को प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर निर्मित किया जाता है। इस प्रकार के पिरामिड का स्वरूप तो अलग हो सकता है परंतु आकार नहीं, अतः तुलना की दृष्टि से उपयुक्त होता बच्चों को ध्यान रखिएगा। वहीं भारत की जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का होता बच्चों। भारत की जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का है, जिसका आधार शंकु के आधार का बच्चों। प्रश्न यहाँ से बनेगा तो पूछा जाएगा किस आकार का है भारत की जनसंख्या का पिरामिड? ये शंकु के आकार का होता बच्चों, जिसका आधार बहुत विस्तृत होता है, यानी नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर शंकु के आकार का होता बच्चों, परंतु यह इसकी ऊंचाई क्या होती है? कम होती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ विशेषकर क्रियाशील देशों में यानी आश्रित अनुपात अधिक है जहाँ तथा जीवन प्रत्याशा कम है शंकु पिरामिड में। इस प्रकार किसी देश का जनसंख्या पिरामिड वहाँ की आयु संरचना का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। यह पिरामिड जो देश विकसित है और जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ का पिरामिड उतना ही अधिक ऊंचा होता है। कैसा होता है? ऊंचा होता है, ऊंचा होता बच्चों, तथा उसकी आकृति उतनी ही अधिक आयताकार यानी आयताकार फैली हुई होती बच्चों, जहाँ अच्छी सुख सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं होती बच्चों। अब वहीं आगे देखते हैं, इसके विपरीत जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं कम विकसित रहती हैं वहाँ जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ऊंची रहती है। वहाँ जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का होता है, जैसे हमारे भारत का शंकु के आकार का पिरामिड है बच्चों, जिसका आधार विस्तृत किंतु ऊंचाई कम होती है। तो हमारे भारत में इसी तरह के पिरामिड बनते हैं। अब आइए देखते हैं जनसंख्या का वितरण घनत्व क्या होता बच्चों। जनसंख्या के वितरण घनत्व क्या होता है? जनसंख्या का वितरण घनत्व होता है। वहीं अगला है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घनत्व कौन है? प्रभावित करने वाले घनत्व, तो पर इसको जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन है बच्चों? तो धार्मिक तत्व है, आर्थिक तत्व आता है, राजनीतिक तत्व आता है। इसको प्रभावित करने और जनसंख्या को प्रभावित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के कारण के किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करते हैं बच्चों। वहीं अगली है जनसंख्या नीति यानी पॉपुलेशन पॉलिसी। इसमें अगर देखा जाए तो जनांकिकी से संबंधित समंको यानी डाटा को प्राप्त करने के लिए तीन विधियों को बच्चों प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जनगणना विधि आती है इसके अंतर्गत। जनगणना विधि में होता क्या बच्चों? जीनियस मेथड, कैंसेस मेथड बच्चों। जनगणना विधि भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 में शुरू की गई बच्चों। यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जनगणना विधि कब शुरू की गई? 1872 में। और वायसराय उस समय तो कौन था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना विधि बच्चों 1872 में शुरू हुई थी। इसके पश्चात, क्योंकि प्रश्न हमारा यहीं से बनेगा बच्चों, इसके पश्चात बच्चों लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में हुई जनगणना से प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनगणना होती है। अतः 1881 की जनगणना को प्रथम माना जाता बच्चों। हमारे 1881 की जनगणना को ही हम प्रथम मानते हैं, यानी प्रथम माना जाता है। जनगणना के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता बच्चों। इसमें है पहला है तथ्य सिद्ध पद्धति यानी डिफैक्टो मेथड। इसे एक रात्रि की गणना भी कहते हैं। तथ्य सिद्ध पद्धति को हम एक रात्रि की गणना भी कहते बच्चों। इस पद्धति के अनुसार सारे देश में सभी व्यक्तियों की गणना एक साथ पूर्व निश्चित रात्रि या दिन को उसी स्थान पर कर ली जाती है जहां वे जनसंख्या के समय उपस्थित रहते हैं यानी होते हैं। इसे एक रात्रि गणना या तिथि प्रणाली भी कहते हैं।
एक रात्रि गणना या तिथि प्रणाली भी कहते हैं, यानी डेट सिस्टम भी कहते बच्चों। वहीं 1931 ईस्वी तक भारत में यह विधि लागू थी। इंग्लैंड में भी लागू है। वर्तमान में यही विधि लागू है बच्चों, वर्तमान में यही विधि लागू है। अब आइए देखते हैं सेकंड, विधि सिद्ध पद्धति क्या है बच्चों। विधि सिद्ध पद्धति है कि इसमें व्यक्ति की गणना उनके निवास में जाकर एक पूर्व निर्धारित समय में की जाती है। यह मुख्यतः 2-3 सप्ताह में पूरी होती है बच्चों, दूरी नहीं पूरी होती है। यह 2-3 सप्ताह में पूरी कर ली जाती है गणना, विधि सिद्ध पद्धति की गणना। अधिकांश देशों में इसी पद्धति का प्रयोग भी किया जाता बच्चों। वहीं भारत में 1931 के बाद से अब तक इसी विधि का प्रयोग किया जा रहा बच्चों। किस पद्धति का, विधि सिद्ध पद्धति का 1931 के बाद से इसी विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों, क्योंकि एक रात्रि की गणना नहीं की जाती है, इसलिए ये विधि सिद्ध पद्धति का प्रयोग हमारे भारत में 1931 के बाद से अब तक यही विधि प्रयोग की जा रही है, यही विधि प्रयोग में लाई जा रही बच्चों 1931 के बाद से। वहीं आगे है प्रगणन विधि क्या होती है बच्चों। प्रगणन विधि इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों, इसको जानना बहुत जरूरी है। प्रगणन विधि में अगर देखें तो जनसंख्या की गणना करने के लिए सूचनाएं 2 प्रकार से एकत्र की जा सकती हैं बच्चों। प्रगणन विधि में सूचनाएं 2 प्रकार से एकत्र की जा सकती हैं। पहला है याचना विधि या प्रगणक पर्ची प्रणाली बच्चों, याचना विधि या प्रगणक पर्ची प्रणाली। इसके अंतर्गत बच्चों क्या होता है कि प्रशिक्षित प्रगणक सूचना के स्रोत के पास अर्थात घर घर जाकर सूचना प्राप्त करके उसे अनुसूची में भरता है। ये आप हम भी देखे होंगे कि हमारे घरों में इसी तरह सूचनाएं एकत्रित की जाती है। फिर वही सेकंड है आत्म प्रगणन या गृहस्थ विधि या परिवार पर्ची प्रणाली क्या होती है बच्चों। इस विधि में अनुसूची भरने का दायित्व परिवार के मुखिया पर होता है। इसमें प्रगणन अनुसूची बांट दी जाती है, जिसे परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य उसे भर देता है। उसके बाद अनुसूची एकत्र कर ली जाती है और यूरोपीय साझा बाजार वाले देशों में परिवार पर्ची प्रणाली का प्रयोग होता है। यूरोपीय साझा बाजार वाले देशों में परिवार पर्ची प्रणाली का प्रयोग किया जाता बच्चों, जबकि वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा भारत में प्रगणक पर्ची प्रणाली का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है और पूछा भी जा सकता है। अब आइए देखते हैं पंजीकरण विधि क्या होती है बच्चों, यानी रजिस्ट्रेशन मेथड क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण कराया जाता है। यह सबसे पहले कब लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया बच्चों, 1844 में सर्वप्रथम पंजीकरण मद्रास में, वहीं 1848 में बम्बई में यानी मुंबई में आज के, 1866 में मध्य प्रदेश में व 1873 में बंगाल में लागू हुआ था पंजीकरण विधि। वहीं सन 1866 में बिहार व उड़ीसा में पंजीकरण लागू हो गया था 1866 में बच्चों। वहीं भारत में सर्वप्रथम 1886 में यानी बर्थ, डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया 1886 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों कि बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुधार करना। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था बच्चों। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात आर्थिक विकास के लिए नियोजन की नीति अपनाई गई, जिसके कारण जनसंख्या के आंकड़ों की अद्यतन यानी अप टू डेट रखने के लिए पंजीकरण का दायित्व महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त को सौंपा गया। यह उद्देश्य केंद्रीय स्तर पर महापंजीकरण का अस्थायी कार्यालय बनाया गया, कहाँ, केंद्रीय स्तर पर। और 1968 में यानी 1968 में पंजीकरण के संबंध में एक अधिनियम भी पारित कर प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था की गई। यहाँ हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों, इसलिए बात को ध्यान रखिएगा और नोट आउट कर लीजिएगा। पंजीकरण न कराने पर दंड की भी व्यवस्था की गई सरकार द्वारा। और वहीं बच्चों
वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकरण कार्य निम्नलिखित विभागों द्वारा किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत पंजीकरण ग्राम पंचायत का पंजीकरण कहाँ कहाँ होता है बच्चों? ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में होता है। वहीं माल विभाग का पंजीकरण कहाँ होता है? ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा पंजीकरण होता है, पुलिस विभाग द्वारा असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और पंजाब में होता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों केरल केरल, पश्चिम बंगाल, पंचायत बच्चों इस तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा केरल और पश्चिम बंगाल में होता है। और वहीं आगे होता बच्चों पश्चिम बंगाल पंचायती राज ने विकास के पंजीकरण में एक नया अध्याय प्रारंभ किया। किसने? पंचायती राज ने। इसके अंतर्गत पंजीकरण का बच्चों कार्य स्थानीय इकाइयों को सौंप दिया गया। गांव में ग्राम प्रधान या लेखपाल ये कार्य करने लगे तथा शहरों में कौन करने लगा? नगर पालिका ने यह कार्य संभाला बच्चों। तो गांव में ग्राम प्रधान व लेखपाल करते हैं और आज के समय में वहीं शहरों में नगर पालिका यह कार्य संभाली है बच्चों। भारत में पंजीकरण का संगठन पिरामिडाकार है। किस तरह का है? पिरामिडाकार है। इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत में पंजीकरण का संगठन किस तरह का है? पिरामिडाकार है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये एक निश्चित अवधि के उपरांत गांवों से सूचनाएं तहसील स्तर पर भेजी जाती है, वहां से फिर जिला स्तर पर भेजी जाती है, फिर वहां से राज्य और अंत में केंद्रीय स्तर पर सारी सूचनाएं भेजी जाती हैं इकट्ठा करके। फिर केंद्रीय स्तर पर इसे महापंजीकार का कार्यालय वार्षिक सूचनाएं यानी विटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया नामक अधिकृत पत्रिका में इसको प्रकाशित करता है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है बच्चों। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में भी उपलब्ध है। अब आइए देखते हैं न्यायदर्श विधि क्या होती है बच्चों। न्यायदर्श विधि क्या होती है बच्चों? यानी सैंपलिंग मेथड। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या गांव या भूभाग का कोई सर्वेक्षक घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करता है और इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों के परिणामों को सामान्यीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। और इस प्रकार के सर्वेक्षण शिक्षण संस्थाओं एवं शोधकर्ताओं आदि के द्वारा किए जाते बच्चों। भारत में अद्यतन आंकड़ों की उपलब्धता के लिए 1964 से 65 में न्याय दर्श पंजीकरण पद्धति को लागू किया गया। तो न्याय दर्श पंजीकरण पद्धति को कब लागू किया गया बच्चों? ये 1964 और 65 के बीच में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल बन सकता है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट तथ्य में नोट कर लीजिएगा बच्चों। लागू किया गया 1964 से 65 में, को याद रखिएगा। अब आइए इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे हमारा वो पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर हो। बच्चों इसे इंपॉर्टेंट टर्म में दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जनांकीय घटनाओं के पंजीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं का समावेश होना जरूरी है, यानी होना चाहिए। क्या क्या? जन्म संबंधी पंजीकरण। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जन्म का स्थान, समय, जन्माने वाले सहायक, लिंग, माता की आय, जन्म का क्रम यानी किस क्रम पे कौन बच्चा हुआ है, वह वैधता संबंधी सूचनाएं सम्मिलित होती है बच्चों जन्म संबंधी पंजीकरण में। और दूसरा है मृत्यु संबंधी पंजीकरण। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? मृत्यु संबंधी पंजीकरण में बच्चों मृत्यु का स्थान, समय, आय, मृतक का वास्तविक निवास स्थान, मृत्यु की तिथि, माह व वर्ष, लिंग, मृत्यु का कारण, मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र की किस्म, यदि बाल मृत्यु है तो मां का निवास स्थान, बालक की आय, लिंग तथा मृत्यु का कारण, यदि भ्रूण मृत्यु है या मृत प्रसव है तो मृत्यु का स्थान, लिंग, गर्भावधि, वैधता, मां की आय व जन्म का क्रम आदि इसमें निर्धारित किया जाता बच्चों।
और विवाह संबंधी पंजीकरण बच्चों, विवाह संबंधी पंजीकरण क्या होता है? विवाह संबंधी पंजीकरण में बच्चों विवाह की तिथि, माह व वर्ष, वर वधु की आयु, पूर्व का वैवाहिक स्तर, जन्म का स्थान, निवास स्थान तथा उनका व्यवसाय आदि इसमें पंजीकरण किया जाता है विवाह संबंधी पंजीकरण में बच्चों। तो आज का इस सेगमेंट में बच्चों यही समाप्त करती हूँ। फिर मैं मिलूंगी दूसरे क्लास में, अगले सेगमेंट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगी पूरा बच्चों इस टॉपिक से, ताकि एक एक प्रश्न आपका तैयार हो जाए। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना हो, चाहे यूजीसी नेट का पेपर देना हो, चाहे आपको पीजीटी का पेपर देना हो, चाहे जीआईसी जीडीसी कहीं का भी देना हो बच्चों, एक एक प्रश्न इस टॉपिक से आपका तैयार हो जाएगा। तो आप इसको तैयार जरूर करिएगा। फिर बच्चों इसी शब्दों के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करती हूँ बच्चों। नमस्कार।